चले बच्चों, तो अब हम अपना चैप्टर शुरू करेंगे माइग्रेशन। ठीक है, कि माइग्रेशन क्या होता है, माइग्रेशन के टाइप्स क्या हैं, माइग्रेशन किन कारणों से करना पड़ता है और माइग्रेशन के परिणाम क्या हैं, यानी कॉन्सिक्वेंसेस। तो हम माइग्रेशन के बारे में जानेंगे, उससे पहले केस स्टडी को देखते हैं बच्चों। एक केस स्टडी दे रखी है बुक में आपकी। एक राम बाबू नाम के इंजीनियर हैं जो कि भिलाई, जो छत्तीसगढ़ में स्टील प्लांट है भिलाई का, उसमें काम कर रहे हैं। इनका जो जन्म था वो भोजपुर नाम डिस्ट्रिक्ट में एक छोटे से गांव में हुआ था बिहार में। अपने 12 मतलब 12 साल की एज तक ये वहां पे रहे और 12 साल की उम्र में ये अरा नाम के एक छोटे से टाउन है पास में ही, वहां चले गए अपनी 12th की पढ़ाई के लिए। इसके बाद ये सिंदरी चले गए झारखंड में, जहां से इन्होंने अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री पूरी करी। फिर इसके बाद ये जॉब के लिए भिलाई यानी छत्तीसगढ़ चले गए, जहां ये पिछले 31 ईयर से रह रहे हैं। इनके जो पेरेंट्स थे वो पढ़े लिखे नहीं थे और उनकी जिंदगी का जो इकलौता सोर्स था वो बहुत ना के बराबर इनकम थी जो एग्रीकल्चर से आ रही थी। उन लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी गांव में रहकर गुजार दी, इनके मम्मी पापा ने। राम बाबू के बच्चों की बात करते हैं तो इनके पास 3 बच्चे हैं जिन्होंने अपनी एजुकेशन इंटरमीडिएट तक तो भिलाई में पूरी करी। उसके बाद वो अलग अलग जगहों पर चले गए हायर एजुकेशन के लिए। जैसे पहले बच्चे की बात करते हैं, पहले उसने इलाहाबाद में पढ़ाई करी, फिर मुंबई में, और अब वो प्रेजेंटली दिल्ली में काम कर रहा है साइंटिस्ट के रूप में। सेकंड की बात करें तो वो हायर एजुकेशन के लिए अलग अलग यूनिवर्सिटीज में गया इंडिया की। उसके बाद अब वो यूएसए में काम कर रहा है। और तीसरे बच्चे की बात करें तो उसने क्या करा बच्चों, अपनी जो एजुकेशन थी, हायर बेटी है उनकी, उसने अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद उसकी शादी कर दी गई सूरत में और वो वहां पे ही सेटल्ड है सूरत में। चलो, ये कहानी सिर्फ एक राम बाबू और उनके बच्चों की नहीं है। इस तरीके के जो मूवमेंट्स हैं, यानी गांव से शहर की तरफ जाना या अर्बन से और दूसरे डेवलप्ड अर्बन रीजन की तरफ जाना, इस तरीके की जो ये माइग्रेशन की कहानी है ये दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और ये यूनिवर्सल ट्रेंड हो गया है, यानी पूरी दुनिया में इसे फॉलो किया जा रहा है। लोग हैं वो एक गांव से दूसरे गांव की तरफ जाते हैं, गांव से टाउन की तरफ जाते हैं, छोटे शहर से बड़े शहर की तरफ जाते हैं, या एक देश से दूसरे देश की तरफ जाते हैं। आपने अपने फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन बुक ज्योग्राफी वाली चैप्टर में पढ़ लिया होगा कि माइग्रेशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, माइग्रेशन की डेफिनेशन क्या है। अब हम जरा देखते हैं बच्चों, माइग्रेशन एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है पॉपुलेशन को रीडिस्ट्रीब्यूट करने का। मतलब समझो बेटा, रूरल रीजन में पॉपुलेशन ज्यादा है, माइग्रेशन की वजह से ये अर्बन रीजन की तरफ शिफ्ट हुई, तो इस माइग्रेशन ने ही पॉपुलेशन को डिस्ट्रीब्यूशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा। इंडिया की बात करते हैं तो हमारे देश में इस तरीके की जो वेव्स है, माइग्रेंट्स की जो वेव्स है, जो एक जगह से दूसरी जगह जाने वाले लोग होते हैं ना, माइग्रेंट्स कहते हैं, इनकी जो वेव है ये बेटा सेंट्रल और वेस्ट एशिया से, देखो बेटा, जो सेंट्रल और वेस्ट एशिया से हमारी तरफ आ रहे हैं, इंडिया की तरफ आ रहे हैं, ऐसे लोगों की वेव हमने देखी है। इवन साउथ ईस्ट एशिया से भी कई लोग हमारे देश में आते हैं। अगर देखें, फैक्ट देखा जाए तो इंडिया का जो इतिहास है, हमारी जो हिस्ट्री है, वो एक ऐसी हिस्ट्री रही है जिसमें जो माइग्रेंट्स हैं वो हमारे यहाँ आ रहे हैं और हमारे यहाँ आके सेटल होते जा रहे हैं अलग अलग देशों से। इसी के रिगार्डिंग एक बेटा वो थे, शायर थे, नाम था उनका फिराक गोरखपुरी। ठीक है, फिराक गोरखपुरी ने क्या कहा था, जरा ध्यान से देखना। इंडिया के कंटेंट में माइग्रेशन को लेकर उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था, सर जमी हिंद पर अकवाम ए आलम के फिराक। ठीक है, फिर से सुनो, सर जमे हिंद पर अकवाम ए आलम के फिराक, कारवा बसते गए हिंदुस्तान बनता गया। मतलब ये जो हिंद की सरजमी थी, यहाँ पर दूर दूर से लोग आ गए, कारवां आए, वो यहाँ पे बस गए और इसी से मिलके ये हिंदुस्तान बना है। ठीक है, कारवां का मतलब होता है वो लोग जो कि दुनिया भर के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पर आ रहे हैं। इसी तरीके से बच्चों बहुत सारे लोग थे इंडिया से भी जो दूसरी जगहों पर काम की तलाश में, अच्छी अपॉर्चुनिटीज की तलाश में चले गए, जैसे मिडिल ईस्ट चले गए, वेस्टर्न यूरोप चले गए, अमेरिका चले गए, ऑस्ट्रेलिया या ईस्ट एशिया या साउथ एशिया चले गए। ठीक है बच्चों, इंडियन डायस्पोरा यानी हमारे देश की पॉपुलेशन की बात करें तो कॉलोनियल पीरियड की बात करते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंडियन डायस्पोरा में अगर हम देखें तो कॉलोनियल पीरियड से देखेंगे, जिस समय पर हम ब्रिटिश के अंडर में थे। ठीक है, तो लाखों ऐसे इंडेंचर्ड लेबर्स, इंडेंचर्ड लेबर मतलब कौन होती है, कॉन्ट्रैक्ट वाली लेबर को, जिसको घर जाने की भी परमिशन नहीं है। ठीक है, अगर इसने बिना परमिशन के नौकरी छोड़ दी तो इसके खिलाफ केस हो जाएगा, ऐसी लेबर इंडेंचर्ड कहलाती है। इंडेंचर्ड लेबरर्स को मॉरिशियस, कैरिबियन आइलैंड वगैरह भेज दिया गया, त्रिनिदाद टबैगो, गुयाना वगैरह, फिजी भेजा गया, साउथ अफ्रीका भेजा गया ब्रिटिशर्स के द्वारा। कहां से लेकर, उत्तर प्रदेश, बिहार वगैरह से लेकर। इसके अलावा टू रियूनियन आइलैंड तक भेजा
ग्वाडेलोप की बात करें, मार्टिनिक की बात करें, सूरीनाम की बात करें, है ना, यहाँ पे भेजा गया फ्रेंच लोगों के द्वारा, डच लोगों के द्वारा और पोर्तुगीज की बात करते हैं तो गोवा से, दमन एंड दीव से अंगोलिया भेजा गया, मोजाम्बिक भेजा गया। क्यों भेजा जा रहा था? क्योंकि बच्चों वहां पे इनकी कॉलोनी थी और वहां पर ये लोग प्लांटेशन करा रहे थे। प्लांटेशन में लेबर की जरूरत थी, इसीलिए इंडिया के लोगों को यहाँ से इंडेंचर्ड लेबर बनाकर उन जगहों पर भेजा गया, लाखों लोगों को। तो ये भी तो एक तरीके का माइग्रेशन हुआ, इंडिया से दूसरे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लिए भेजे गए। कब? कॉलोनियल पीरियड में। ठीक है, किस लिए भेजे जा रहे हैं? इंडेंचर्ड लेबर बनाकर प्लांटेशन वर्कर्स के रूप में। इस तरीके का जो माइग्रेशन था, इसके अंदर बच्चों टाइम बाउंड कॉन्ट्रैक्ट हुआ करता था, है ना, जिसे गिमिट एक्ट में आया गया था बेटा, इंडियन इमाइग्रेशन एक्ट बोलते हैं। ई माइग्रेशन मतलब चले जाना। ठीक है, इस एक्ट के अंडर में इनका माइग्रेशन कराया, जिसमें बच्चों इन लोगों से कॉन्ट्रैक्ट साइन करा लिए कि इतने टाइम से पहले ये आ नहीं सकते। लिविंग कंडीशन थी वो बहुत ही ज्यादा बुरी थी, मतलब स्लेव्स जैसी थी। स्लेब से भी मतलब अगर देखा जाए तो गुलामों जैसी इनकी जिंदगी थी। जो दूसरी वेव थी, ये तो फर्स्ट वेव हो गई इंडिया के डायस्पोरा की। देखते हैं सेकंड वेव की बात करते हैं। तो जो सेकंड वेव थी माइग्रेंट्स की, वो नेबरिंग कंट्रीज से। देखो बच्चों, रिसेंट टाइम में नेबरिंग कंट्रीज से प्रोफेशनल्स हैं, आर्टिशंस हैं, ट्रेडर्स हैं, फैक्ट्री वर्कर्स हैं, ये लोग इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी की तलाश में थाईलैंड गए, मलेशिया गए, सिंगापुर गए, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, है ना, या अफ्रीकन कंट्रीज में चले गए। और ये जो ट्रेंड है ये अभी भी जारी है। अगर हम देखें, एक स्टडी आउटलो है इंडिया की सेमी स्किल्ड और स्किल्ड लेबर का, जो कि ऑयल बूम, वेस्ट एशिया में ऑयल बूम के रूप में उसमें आ जा रहे हैं। मतलब देखो बेटा, आप लोगों ने मूवी देखी होगी भारत, है ना, सलमान खान की। देखा जाता है कि जो ऑयल वर्कर्स होते हैं, ऑयल फील्ड में काम करने के लिए इंडिया से बहुत सारे लोग अरेबियन कंट्रीज की तरफ जाते हैं, है ना। तो ये आउटफ्लो हमारे यहाँ से लगातार रहता है। इसके अलावा हमारे यहाँ पर आउटफ्लो है एंटरप्रेन्योर्स का, स्टोर ओनर्स का, प्रोफेशनल्स का, बिजनेसमैन का। ये सारे के सारे वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ जा रहे हैं। अगर हम तीसरी वेव की बात करते हैं बच्चों, ये तो थी अंग्रेजों के समय की बात, ये हो गई 1970s तक की बात। अब 70s या 80s से आगे की बात करते हैं, थर्ड वेव की। जो थर्ड वेव है माइग्रेंट की, उसमें कौन कौन आए? उसमें प्रोफेशनल्स आए बेसिकली, जैसे डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए। 1960s 70s के बाद की बात हो रही है ये सब। सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो गए, मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स हो गए, फाइनेंशियल एक्सपर्ट, मीडिया पर्सन। ये 1980s के बाद से मीडिया पर्सन, फाइनेंशियल एक्सपर्ट वगैरह, ये लोग भी दूसरे देश जाके मतलब यहाँ इंडिया से माइग्रेट करके दूसरे देश चले गए, जैसे अमेरिका चले गए, कनाडा चले गए, ब्रिटेन चले गए, या ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जर्मनी वगैरह वगैरह देशों में चले गए। ये जो प्रोफेशनल्स थे, ये वहां पर देखो, ये ऑफ बीइंग वन ऑफ हाईली एजुकेटेड, मतलब सबसे बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत ज्यादा अर्निंग वाले लोग हैं, प्रॉस्परिंग ग्रुप के लोग हैं, ये लोग दूसरी तरफ माइग्रेट करके चले गए, बेसिकली दूसरों से अलग होने के लिए। लिबरलाइजेशन के बाद, 90s के बाद की बात हो रही है, 1991 के बाद। देखो बेटा, एजुकेशन के लिए या नॉलेज बेस्ड जो इंडियन इमाइग्रेशन हुआ, इसका भी इंडियन डायस्पोरा पे बहुत असर पड़ा। मतलब हमारे यहाँ से लोग पढ़ते यहाँ पे थे और नौकरी की तलाश में बाहर चले जाते थे। ये जितने भी कंट्रीज हैं, इंडियन डायस्पोरा हैज बीन प्लेइंग एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ रेस्पेक्टिव कंट्रीज। जो हमारे भारतीय जो जनसंख्या है जो बाहर माइग्रेट करके चली गई है, वो उन देशों के डेवलपमेंट में, उस देशों के डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। आप लोग फैमिलियर हो सेंसस ऑफ इंडिया से, कि इंडिया में जो जनगणना कराई जाती है उसके बारे में आपको पता है? ठीक है, इसमें इंफॉर्मेशन होती है कि माइग्रेशन के बारे में भी आपसे पूछा जाएगा, कितने उम्र के लोग हैं आपके घर में, कितनी आदमी है, कितनी औरतें हैं, कितने बच्चे हैं, स्कूल में कौन कौन है, कितने फ्रिज हैं, ये सब कुछ पूछा जाता है। इसके अलावा माइग्रेशन के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर एक्चुअली देखा जाए तो माइग्रेशन है, माइग्रेशन को रिकॉर्ड करने की शुरुआत फर्स्ट सेंसस से ही करी गई थी, यानी 1881 में फर्स्ट कंप्लीट सेंसस है, वरना फर्स्ट सेंसस हुआ था 1872 में, लेकिन इनकम्प्लीट सेंसस था। 1881 में फर्स्ट कंप्लीट सेंसस से ही इसको क्वेश्चन, मतलब माइग्रेशन के बारे में डाटा कलेक्ट किया गया। ये जो डाटा था, ये प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे रिकॉर्ड किया जाता था कि आपका जन्म कहाँ हुआ है। जैसे मान के चलो, हर एक से पूछा, जैसे मेरे घर पे अगर माइग्रेशन वाला आया पूछने के लिए, वो सॉरी सेंसस वाला आया पूछने के लिए, तो उसने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि आप यहाँ पे कब से रह रहे हैं, आपका जन्म कहाँ पर हुआ, है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते थे। जो पहला मेजर मॉडिफिकेशन हुआ सेंसस में, वो 1961 में किया गया, जिसमें दो एडिशनल कंपोनेंट्स जोड़ दिए गए। सबसे पहला था बच्चों प्लेस ऑफ बर्थ, कि आप गांव में जन्म हुआ या टाउन में जन्म हुआ। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बच्चों ड्यूरेशन, कि आप उस जगह पर कब से रह रहे हो, जन्म से रह रहे हो या बाद में आके जुड़े, मतलब बाद में रह रहे हो। तो दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले पूछा जाएगा कि आपका जन्म कहाँ हुआ। आपने कहा कि मेरा जन्म यहाँ पर नहीं हुआ, तो पूछेगा कहाँ पर हुआ, गांव में हुआ कि शहर में हुआ। आपने कहा मेरा जन्म फलाना गांव में हुआ,
ठीक है, जन्म हो गया। फिर पूछेगा आप यहाँ पर कब से रह रहे हो, ठीक है। तो ये दो चीजें जोड़ेंगे 1965 1961 के बाद। इसके बाद 1971 में एक एडिशनल इंफॉर्मेशन और जोड़ दी गई कि आपका लास्ट रेजिडेंस कहाँ था। अब जैसे मान के चलो मैं हूं, मेरा जन्म हुआ उझानी में, मैं करंटली दिल्ली रह रहा हूँ, और दिल्ली आने से पहले मैं मुंबई रह रहा था, पहले मेरी जॉब मुंबई थी। तो मैं दिल्ली में रह रहा हूँ, मेरे यहाँ पे वो सेंसस वाला आया, उसने पूछा आप यहाँ पे जन्म हुआ, मैंने कहा नहीं। कहाँ पर हुआ, मैंने कहा उझानी में। बोला अच्छा ठीक है, उझानी में जन्म हुआ। आप यहाँ पर कब से रह रहे हो दिल्ली में, मैंने कहा यहाँ तो मैं 3 साल से रह रहा हूँ। अच्छा ठीक है, आप इससे पहले कहाँ रह रहे थे, क्या उझानी में ही रह रहे थे, कहीं और रह रहे थे, मैंने नहीं मैं मुंबई रह रहा था। पूछेगा कितने साल रह रहे थे मुंबई में, मैंने कहा वहां पे मैंने 5 साल रहा मुंबई में। तो ठीक है, लास्ट रेसिडेंस क्या था और लास्ट रेसिडेंस में ड्यूरेशन क्या था, ये क्वेश्चन को 1971 में जोड़ दिया गया। ठीक है, याद रखिएगा 1881 में सेंसस से कौन सा क्वेश्चन जोड़ा गया कि माइग्रेशन के बारे में, कि प्लेस ऑफ बर्थ क्या था, कहां था। इसके बाद 1961 में जोड़ा गया कि प्लेस ऑफ बर्थ कहां था, रूरल था कि अर्बन था। उसके बाद आप लास्ट यहाँ पर कहां कब से रह रहे हो। 1971 में क्या क्वेश्चन ऐड किए गए, बर्थ प्लेस क्या है, लास्ट रेसिडेंस कहां का था, और कब से था। ठीक है, याद रखिएगा ये जो इंफॉर्मेशन थी इसका कारण ये था ताकि ये जाना जा सके कि माइग्रेशन है वो कब से कब तक हो रहा है। तो इसके बाद 1981 के बाद इसको जोड़ दिया गया, और उसके बाद वाले जितने भी सेंसस थे उसमें मॉडिफिकेशन बना रहा। अगर हम बात करते हैं तो मॉडिफिकेशन मतलब सेंसस में कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैंने आपको आपसे पूछ लिया अभी अभी। अगर हम बात करते हैं इसके अलावा जो रीजन है माइग्रेशन का, फ्रॉम द प्लेस ऑफ लास्ट रेसिडेंस एंड ड्यूरेशन ऑफ लास्ट रेसिडेंस इन प्लेस ऑफ एनुमरेशन आर आल्सो आस्क्ड। मतलब समझना बेटा कि आपने पिछली बार कहाँ रहे थे और कितने टाइम तक रहे थे, ये सवाल भी पूछे जाते हैं। इंडिया की जनगणना में देखें, माइग्रेशन में देखें तो हमारे यहाँ पर दो बेसिस पर माइग्रेशन के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है। पहला, प्लेस ऑफ बर्थ क्या है। अगर आपका प्लेस ऑफ बर्थ सेम है तो आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं कि आप कब से रह रहे हो यहाँ पर, ठीक है। लेकिन अगर आपका प्लेस ऑफ बर्थ कहीं और का है तो आपसे पूछा जाएगा कि आप वहां पर कब से रह रहे हो। ठीक है, पहला प्लेस ऑफ बर्थ, दूसरा आपका प्लेस ऑफ रेसिडेंस, आप उस जगह जहां पर हो वहां पर कितने सालों से रह रहे हो। मतलब बच्चों एग्जांपल से समझना, आप ऐसे कंफ्यूज हो गए होगे, आप एग्जांपल से समझो, मैं भी दिल्ली हूँ, मैं भी दिल्ली में हूँ, उसने मुझसे पूछा आपका प्लेस ऑफ बर्थ क्या है। अगर मैं कहता दिल्ली में तो वो मुझसे रेसिडेंस पूछता ही नहीं, लेकिन मैंने उसे बोला कि भाई मेरा जो प्लेस ऑफ बर्थ है वो उझानी का है, मान के चलो कि उझानी का है। तो अब वो दूसरा क्वेश्चन क्या पूछेगा, अच्छा तो आप दिल्ली में, आप दिल्ली में कब से हैं, तो मैंने बोला 3 ईयर से दिल्ली में हूँ। फिर वो पूछेगा आपका दिल्ली से पहले लास्ट रेसिडेंस क्या था, तो मैंने बोला लास्ट रेसिडेंस था मेरा मुंबई, यानी लास्ट रेसिडेंस कहीं और है, मेरे प्लेस ऑफ बर्थ तो है नहीं। फिर वो ये पूछेगा लास्ट रेसिडेंस पे आप कितने टाइम रह रहे थे। समझ में आया? इस तरीके से माइग्रेशन की जो सेंसस में इंफॉर्मेशन है वो कलेक्ट की जाती है। क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि हमारे इंडिया में जहां पर पॉपुलेशन 140 करोड़ है अभी करंटली, है ना, वहां पर इतनी ज्यादा मतलब जो लोगों की इंफॉर्मेशन है कलेक्ट करना कितना ज्यादा मुश्किल होता होगा। ठीक है, अगर हम हमारे देश में बात करें तो लगभग हमारे देश में 30% पॉपुलेशन ऐसी है जो कि अपनी बर्थ प्लेस से माइग्रेट कर चुकी थी। ये अगर हम बात करें 31% है, 315 मिलियन है अगर हम लास्ट रेसिडेंस की कंपैरेटिवली बात करें तो। ठीक है, यानी हमारे देश की जो पॉपुलेशन है उसमें माइग्रेशन का जो ट्रेंड है वो कुछ ज्यादा है। ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट है बच्चों हमारा स्ट्रीम्स ऑफ माइग्रेशन। माइग्रेशन की स्ट्रीम्स की बात करते हैं कि माइग्रेशन कैसे कैसे किया जाता है। तो बच्चों माइग्रेशन की अगर मैं स्ट्रीम की बात करता हूँ तो माइग्रेशन की 4 स्ट्रीम है। ठीक है, आप माइग्रेशन की 4 स्ट्रीम समझिएगा बच्चों। एक जना गांव से गांव की तरफ जा सकता है, ठीक है, गांव से शहर की तरफ जा सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें, हाँ बेटा नेटवर्क का इशू है, कोई बात नहीं, आप उस पर देख लेंगे पूरा। तो गांव से गांव जा सकता है, गांव से शहर जा सकता है, एक छोटे शहर से दूसरे शहर जा सकता है, डेवलप शहर जा सकता है, और चौथा है शहर से गांव की तरफ जा सकता है। ठीक है, हमारे यहाँ पर 4 स्ट्रीम्स में माइग्रेशन किया जाता है, गांव से गांव, गांव से शहर, शहर से शहर, और शहर से गांव। इन चारों के बारे में, इनके ट्रेंड के बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे।